हे गाइस, स्टार गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ आपने देखा लास्ट वीडियो में कि नेड स्टार काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है, जहाँ पे वाइस स्क्वाड्रन कमांडर ने इवान कॉन को मारने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया। वही दूसरी तरफ काला वान अपने मास्टर के दो दूसरे स्टूडेंट्स को मारने के लिए रेडी हो चुका है। वही स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आगे देखते रहे। एपिसोड की स्टार्ट में इवान कॉन और वाइस स्क्वाड्रन कमांडर दोनों को गिरते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ लीव वे थी, यानी कोई स्नाइपर जिसने कि अपना वन क्रिटिकल शॉट ले लिया था और हम उसे नाचते हुए सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, क्योंकि इसका मानना था कि इवान कॉन को कोई पता ही नहीं लगा कि आखिर उसको क्या हिट किया और वो मरी कैसे। और इससे भी ज्यादा खुशी की चीज लीव वे के लिए ये थी कि उसने टॉप 200 के एक रैंकर को निपटाया है, यानी कि अब वो भी टॉप 200 रैंकर्स की लिस्ट में आ जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली उसका प्रमोशन हो जाएगा एज अ ब्रांच लीडर लुविया फैमिली में। और लीवे की एक्साइटमेंट यहीं खत्म नहीं होती, वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है कि कैसे अपने फैमिली मेंबर्स की और किड्स की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने वाली ब्रांच लीडर बनने के बाद, और कैसे शायद लोगों ने उसके ऊपर कितना डाउट किया था और उसका काफी मजाक उड़ाया था, क्योंकि उसकी पावर काफी लिमिटेड थी, सिर्फ डे के 2 शॉट के ऊपर, यानी कि एक दिन में सिर्फ 2 ही बुलेट फायर कर सकती थी। लीवे के थ्रू ही ये भी रिवील कर दिया जाता है कि कैसे वो शांति से रह सकती है, एक काफी बढ़िया लाइफ जी सकती है इस बैटल के खत्म होने के बाद। और एक टाइम पर वो भी काफी यार डरी हुई थी इस चीज को लेकर कि कैसे उसने एडमिनिस्ट्रेटर से डील की थी कि उसे 2 सुपर पावरफुल बुलेट्स मिलेगी, लेकिन उसके अलावा उसकी जो बाकी स्किल है वो इतनी ज्यादा कमजोर थी कि नॉर्मल रेगुलर हाई रैंकर्स भी उसे हरा सकते थे। और उन 2 बुलेट को ही फायर करने के टाइम जब भी वो कोई भी बुलेट फायर करती है उसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाती है और रिबाउंड फील करती है, और सिर्फ एक ही शॉट लेने के बाद उसकी बॉडी इतनी ज्यादा ऑर्डिनरी और वीक हो जाती है कि कोई नॉर्मल सा रैंकर भी उसे हरा सकता है। और ये उसकी जॉब को काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल भी बना देता है, जहाँ पे इस बैटल में उसे काफी अच्छे से छुपा रहना पड़ता है। वही दूसरी तरफ हम देखते इवान कॉन को, जिसकी बॉडी काफी तेजी से नीचे तरफ गिर रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक मूवमेंट देखते हैं। वहीं पे अब सीन शिफ्ट होता है और कून और वाइट के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पे कून वाइट से कह रहा था कि आखिर इतना टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि काला वान ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। वहीं वाइट को ये कहते हुए देखते हैं कि कैसे अभी टाइम नहीं आया है, यानी उसकी पावर भी सही से रिकॉर्ड नहीं हुई है और उसको किसी स्ट्रॉन्ग सोल की जरूरत है, जैसे कोई ब्रांच लीडर। वहीं पे वो कून को ये भी कहता है कि वो जल्दबाजी के चक्कर में अपने पूरे प्लान को खराब ना कर दे, क्योंकि वो उतना स्टूपिड नहीं है। लेकिन कून के लिए अब वेट करना काफी मुश्किल और था, क्योंकि उसे पता था कि उसके फ्रेंड्स अब खतरे में हैं, और इसलिए वाइट को सीधे सीधे कह देता है कि वो और भी ज्यादा वेट नहीं कर सकता। जब वाइट ये समझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे कून कह रहा था कि सब अपनी जान रिस्क में लगा रहे हैं और तुम यहाँ तब से खड़े होकर स्माइल करने में लगे हो, इसलिए जाओ जाके फाइट करो। वहीं पे अब सीन शिफ्ट होता है और बैटलफील्ड के अंदर हम देखते हैं कि डिडियानो वर्सेस पॉल चल रहा था, जहाँ पे पॉल जब ट्रांसफॉर्म किया था उसके बाद से डिडियानो के सारे अटैक उसको बिल्कुल ही पेन फील नहीं करवा रहे थे, जो चीज ब्रांच लीडर को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। और यहाँ पे उसका कहना था कि क्रेजी एनिमल को सीधा करने सिर्फ एक ही तरीका है और वो है गुड ओल्ड बीटिंग। वही डूम जो कि इन दोनों के बेल्ट के बीच में नहीं आ पा रहा था पॉल को बचाने के लिए, हम उसे काफी ज्यादा टेंशन में देखते हैं, क्योंकि उसे पता था कि पॉल को अभी कोई भी पेन फील नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होगी वो सारा डैमेज नहीं ले पाएगा। और यहाँ पे डूम अपने भाई को बचाना भी चाहता था, जहाँ उसे याद आता है कैसे उसके फादर ने मरने से पहले उसे बताया था कि कैसे वो अपने भाइयों को लेके ट्रेनिंग कैंप से भाग जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ऐसा ना होगा तो याश्रा उसके फादर के बाद इनके पीछे भी आने वाला है। और इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो कि उसने अपने फादर से किया था, डूम ट्रेनिंग कैंप में घुसकर अपने दोनों भाइयों को वहां से निकाल के ले जाता है। लेकिन उस टाइम पे पॉल और यामा इतने छोटे थे कि उन्हें उस बात की कोई मेमोरी आज के टाइम में याद नहीं है। वही डूम को ये मेमोरी काफी ज्यादा आज भी डराती थी, क्योंकि वो मोमेंट इतने ज्यादा डरावने थे, जहाँ पे डूम ने काफी कुछ खोया था सिर्फ एक सिंगल रात के अंदर, क्योंकि अपने फादर का प्रॉमिस रख के अपने दोनों भाइयों को बचाना चाहता था, और इसीलिए आज वो अपने भाइयों को वापस से बचाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ब्रांच लीडर जो कि लगातार अपने चाबुक से पॉल के ऊपर अटैक कर रहा था, और साथ में शिनशु का यूज करके शिमरिंग वाइस नाम के अटैक का भी यूज करता है, लेकिन इससे पहले लीथल मूव पॉल को लग पाता, डूम पॉल के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से सारा डैमेज उसे लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली पॉल भी होश में आ जाता है, जहाँ पे डूम काफी सरप्राइज होता है देखकर कि पॉल कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि ट्रांसफॉर्मेशन में भी
अपने सेंसेस पे कंट्रोल रख पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वापस से डोगो वापस आ जाता है अपने बर्ड को लेकर, जहाँ पे वो इन्हें बताता है कि कैसे ये बर्ड एक गिफ्ट था लुविया फैमिली तरफ से, और वो हर बार और ज्यादा ट्रांसफॉर्म होकर पावरफुल होते जाता है। और यहाँ पे डोगो काफी फ्रस्ट्रेट था कि इनके जैसे नॉर्मल से डॉग्स जो कि लुविया फैमिली को के छोड़ के जा चुके हैं और तब से छुप के भाग रहे हैं, उनके अंदर इतनी पावर है कि उसने उनके बर्ड को इस लेवल तक चेंज कर दिया। और यहाँ पे ब्रांच लीडर सही में काफी सीरियस हो जाता है, जहाँ उसका आधा जला हुआ फेस भी देखते हैं, जो कि कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले जिंदा बचकर। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें क्रश करने के साथ ही मैं तुम्हारी सारी उम्मीदों को भी खत्म कर दूंगा। और इसके साथ ही काइंड ऑफ अनाउंसमेंट करते हुए डो को सभी को बताता है कि कैसे उनके अलावा इस बैटलफील्ड के अंदर 2 और ब्रांच लीडर प्रेजेंट हैं। और इतना ही नहीं, फॉर्मर स्क्वाड्रन कमांडर कालावान, करंट स्क्वाड्रन कमांडर प्रिंसेस मैशनीज़ाद, और इतना ही नहीं, इसके अलावा याशरा अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है, जिसने थोड़ी देर पहले ही सारे कैन लोग को मारा था। और इसीलिए इनमें से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाने वाला इस युद्ध के अंत में। वही इस अनाउंसमेंट को सुन के यामा, डूम और पोल काफी लोग सरप्राइज जाते हैं, और यामा को यह कंफर्मेशन भी मिल जाती है कि इस वॉल के पीछे ही याशरा पहले से प्रेजेंट है। और ये बात जानने के साथ ही इन तीनों को हम स्माइल करते हुए देखते हैं, जो चीज डोको को और भी ज्यादा सरप्राइज कर देती है कि क्या ये कैरिन लोग पागल हो गए हैं। वही यामा सभी कैरिन लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि कैसे सिर्फ एक ही वॉल के पीछे उनका ग्रेटेस्ट एनिमी है, और अगर उन्होंने किसी तरह से इस वॉल को पार कर लिया तो अपने सभी मरे हुए कैरिन लोगों का बदला ले सकते हैं। और यामा की ये इन्फॉर्मेशन एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जो कि एक नया जोश भर देती है सारे कैरिन वॉरियर्स के अंदर, जो पहले से भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं तेजी से। जब डोको को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला ये अपोजिट रिएक्शन कैसे है, उसने तो ये चीज बताई दी ताकि उनके होप्स को क्रश करके रख दी, लेकिन ये लोग तो और भी ज्यादा एक्साइटेड और खूंखार हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में याशरा सारी चीजें बैठकर देख रहा था और सोच रहा था कि भला एक ब्रांच लीडर इतना क्लूलेस कैसे हो सकता है कैरिन पीपल के बारे में, क्योंकि एक डॉग और भी ज्यादा फ्यूरियसली चार्ज करे अपने एनिमी पे जब बात आ जाएगी उसकी फैमिली को या उसके मास्टर को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन वही दूसरी तरफ लॉर्ड याशरा के लिए ये सारी चीजें और भी ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग हो गई थी, क्योंकि वो उनसे और भी ज्यादा मैस करने वाला था। और यहाँ पे याशरा ही मेंशन करता है कि अच्छा वो उस चीज को यहाँ पर लेकर आया है, जिसके बारे में रिवील तो नहीं किया जाता इस पॉइंट पर। वहीं दूसरी तरफ पॉल और डूम को हम देखते हैं। वहीं पॉल और डूम को काफी कॉन्फिडेंटली बताता है कि वो पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है, और वो काफी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे वो इस पावर का यूज करके अपने ब्रदर्स के लिए आय का रास्ता बना सकता है। जहाँ उसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, जिसका नाम था वाइल्ड डॉग विथ हार्ट इंटवेंट इन कोल्ड ग्रीन। जहाँ डूम को काफी बुरा फील हो रहा था, क्योंकि यामा तो पहले उसे काफी पावरफुल था और अब पॉल भी काफी पावरफुल बन चुका है। वही अब दोनों कैनिन ब्रदर एक ही ब्रांच लीडर को अपने ऊपर अटैक करने के लिए ओपनिंग देते ताकि वो हेड ऑन उन पे अटैक कर सके। और यहाँ पे हम पॉल को देखते भी है, जो कि विंड बर्ड को, जो कि पूरी तरह से हवा में बदल गया था, उसके ऊपर दूसरी टाइप का अटैक करता है और एक काइंड ऑफ बवंडर बना के सीधे लीडर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे हम डोको काफी क्लोज जाते हुए देखते हैं डोको के। और ये अटैक इतना सरप्राइजिंगली था कि यहाँ पे गलती से डोको को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपने आप को बचाने का। वही डूम, जो कि अपने फैन को लेकर अब काफी क्लोज रेंज में था, यहाँ पे उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें चीर के रख दूंगा, जिस बात के लिए तुमने कहा था मेरे फादर को लेकर। और उसके जस्ट बाद ही अगले मोमेंट हम देखते हैं डूम को सीधे हेड ऑन हेड अटैक करते हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे डोगो की बॉडी गायब हो जाती है, जिसे देखकर गुन काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन हॉक नहीं बताता है कि चीज अभी खत्म नहीं हुई है, और तभी सरप्राइजिंगली वो विंड बर्ड, जो कि अभी तक डोगो को साथ दे रहा था, वो बोलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ये पक्षी बोलने कैसे लगा। लेकिन डूम का मानना था कि हो सकता है एंड मोमेंट पे डोको ने हिट होने से पहले ही अपनी बॉडी छोड़कर किसी तरीके से इस विंड बर्ड की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जहाँ पॉल को तो विश्वास नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल भी है, लेकिन कैनिन डूम का कहना था कि आखिर लुविया फैमिली से आता है तो कुछ भी होना इम्पॉसिबल नहीं है जब एनिमा की एबिलिटी की बात आती है। वही अब ये विंड बर्ड और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था और उतना ही खूंखार भी, जो कि इन लोगों की तरफ देखे कह रहा था कि अब तुम्हें से एक भी जिंदा बच के नहीं जाने वाला। वही दूसरी तरफ देखते लिवे को, यानी कि स्नाइपर को,
जो कि एकदम से किसी चीज को लेकर काफी शॉक हो गई थी। और हमें पता लगता है कि यहाँ से उसके सामने से इवांकोल की बॉडी गायब हो गई है और हम देखते बैटलफील्ड के दूसरे एरिया में जहाँ पे इवांकोल अभी भी ठीक थी, लेकिन उसका सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था उस बुलेट के हिट करने की वजह से, और उसके सर से काफी ज्यादा ब्लड भी आ रहा था। और ये हमें पता लगता है कि कैसे इवांकोल ने एंड मोमेंट पे किसी तरीके से अपने ब्रेन को बचा लिया था, लेकिन अगर वो शॉट उसे लगता तो पक्का मरने वाली थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इतना हाई रैंक का स्नाइपर आया कहाँ से। और इतना ही नहीं, इवांकोल अपने साथ एक ग्लाइड बिरड लेकर आती है और उसे आइडिया होता है कि यहाँ पर कोई हाई रैंक का स्नाइपर भी प्रेजेंट हो सकता है। और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि आखिर इवांकोल ने एंड मोमेंट पे अपने आप को कैसे बचाया था। और ये कमाल था हॉकनी के फ्यूचर विजन का, जिसने कुछ टाइम पहले ही इवांकोल को बता दिया था कि कैसे उसकी तरफ स्नाइपर बुलेट आने वाली है। और एक फ्लैशबैक के थ्रू में बताया भी जाता है कि कैसे ठीक उस मोमेंट पहले जैसे ही बुलेट पास होने वाली थी इवांकोल के पास से, वैसे ही कोन ने यहाँ पे इवांकोल को इन्फॉर्म कर दिया था हॉकनी की मदद से कि एक बुलेट उसके ठीक पीछे से आ रही है टेलीपोर्ट होकर। और इवांकोल ने अपनी फ्लेम की एक काफी छोटे से फ्लेम का यूज करके फ्रिक्शन से उसकी ट्रेजेक्टरी हल्की सी बदल दी थी, यानी कि उस बुलेट के डायरेक्शन को हल्का सा चेंज कर दिया था। लेकिन कोन यहाँ पे इवांकोल से पूछता है कि भला उसने शॉट लिया है क्यों फिर भी, क्योंकि अगर वो चाहती तो काफी इजीली शॉट को डॉज कर सकती थी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद। लेकिन इवांकोल यहाँ पे बताती है कि अगर ऐसा करती तो स्नाइपर यहाँ से भाग जाता। और वहीं दूसरी तरफ जिस मोमेंट पे ये बुलेट हिट किया इवांकोल को, उसने वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया क्या कि स्नाइपर छुपा कहाँ पर है और उसे अब स्नाइपर की लोकेशन पता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इवांकोल को अपनी बॉडी को डीकम्प्रेस करना पड़ा था। वहीं पे हमें पता लगता है कि कैसे टेस्ट लेवल पे बहुत सारे लोगों ने ये चीज बहुत लोगों को बताई थी कि इवांकोल अपनी बॉडी को अलग ही तरीके से डीकम्प्रेस करके रखती है। और यहाँ हमें यही पता लगता है कि कैसे इवांकोल ने एडमिनिस्ट्रेटर से एक डील कर रखी थी, जिसके वजह से अपने मसल्स को और बाकी बॉडी के पावर को कंप्रेस करके रखती थी पूरे टाइम, ताकि किसी को ज्यादा दिक्कत ना हो टेस्ट लेवल पे। इसकी वजह से इवांकोल की थोड़ी पावर लेवल कम तो जरूर हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ थोड़ी इजी हुई थी। और उसकी बॉडी कंप्रेस करने से पहले जितने लोगों ने भी उसको देखा था, उनके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी एक इनॉर्मस मस्कुलर बीस्ट जैसी थी, जहाँ प्रेजेंट में उसकी बॉडी को देखते हुए ट्रांसफॉर्म होते हुए, जो कि बिल्कुल डीकम्प्रेस फॉर्म में थी, यानी कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में, जहाँ उसके बड़े बड़े बाइसेप्स और डोरे शोले हम देखते हैं। और इतना ही नहीं, हम इवांकोल की थर्ड आई को भी देखते हैं, जो काफी ज्यादा बैडेस लग रहा था। और उसके साथ ही इवांकोल काफी गुस्से से अपने दांतों को बीचते कहती है कि स्नाइपर मरने वाला है मेरे हाथों से। वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर यानी कि लीफ वे अपने स्कोप से देख रही थी कि आखिर इवांकोल की बॉडी गई कहाँ, क्या उसके साथ ही उसकी बॉडी को यहाँ से रिमूव कर लिए या फिर कुछ और एक सीन है। वही बैटल में अब सीन शिफ्ट होता है और फोकस करते हैं हम च्यून हापर, जो कि उस जगह पर पहुंच गई थी जो कि क्राका का इनर वर्ल्ड था, यानी कि जहाँ पर उसने अपने हार्ट को छुपा रखा था। और यहाँ पर च्यूना उस अजीब सी टेंटिकल वाली जगह को नोटिस भी करती है कि आखिर ये है क्या। और यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कह रही थी कि जब उसने मुझे यहाँ लॉक किया तो उसने कहा था कि यहाँ पे कोई भी अगर एनिमीज आते हैं तो वो उसे ठिकाने लगा दे। लेकिन इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्राका एक हाई रैंकर को भेजने वाला है। और हम देखते कि कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि हामसुंग यू था, जिसका काम था क्राका के हार्ट को यहाँ पर किसी तरह से प्रोटेक्ट करना, और उसके लिए वो रेडी भी था। जब च्यूना उसको देखते पहचान जाती है और कहती है तुम तो वही हिडन फिश हो जो कि टेस्ट लेवल से गायब हुआ था। और ये चीज च्यूना को और भी ज्यादा सरप्राइज कर देती है और कंफ्यूज भी, जहाँ से पूछती है कि भला वो यहाँ पर कैसे और ये जगह है क्या। इस सवाल के जवाब में से हुए काफी अजीब सी स्माइल देते हुए कहता है कि सॉरी ये काइंड ऑफ ट्रेड सीक्रेट है, तो मैं तुम्हें इसको शेयर नहीं कर सकता। इसके बदले में अगर तुम्हें मेरी सीक्रेट कॉफी की रेसिपी चाहिए तो मैं वो तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली एक वॉरियर को भला कॉफी की रेसिपी से क्या मतलब है। और इसके साथ ही हम देखते हैं इन दोनों के बेल्ट को भी स्टार्ट होते हुए। वही सेकंड वॉल के ऊपर कालावान और क्राका की भी बेल्ट चल रही थी, जहाँ पे क्राका कहना था कि अपने मास्टर को यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। वही कालावान का कहना था कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो करके देख लो। वही कालावान अपनी एसेंस ऑफ ब्रेवरी का यूज करता है, तो क्राका बैम को कहता है कि वो किसी तरह से यहाँ पे कालावान को डिस्ट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से हम देखते हैं बैम को अपनी पावर का यूज करते हुए भी। क्राका की स्ट्रेटजी ये थी कि जब यहाँ पे कालावान को वो एक तरीके से उलझा के रखे फाइट में, इस तरह से कि वो सोचे कि दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्राका यहाँ पे वॉल के एक वीक पॉइंट को ढूंढ लेगा और वॉल बाद में उस वीक पॉइंट को यूज करके उस स्पेल को तोड़ सकता है। वही कालावान वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस को
को काफी इजीली काउंटर कर लेता है, कहते हुए कि तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह का पैथेटिक अटैक मेरे को डैमेज कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बैम भी पीछे से 9 ड्रैगन एंडलेस स्काई का यूज करता है। वहीं क्राका भी अपना दूसरा अटैक कर देता है कालावान के ऊपर, जहाँ पे अब कालावान थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि उसे लगा था कि दोनों उसके ऊपर डिफेंसिव कैरेक्टर के रूप में अटैक करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे लगा था उसके ऊपर ऑफेंस कर रहे हैं। और वही अब हमें क्राका का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे पास्ट में वो अपने मास्टर के साथ जब एक बात कर रहा था, जहाँ उसके मास्टर ने उसे गिफ्ट दिया था, और ये गिफ्ट कुछ और नहीं वो आर्मर है जो कि अभी क्राका ने पहन रखा है। और ये गिफ्ट मिलने के बाद क्राका ने अपने मास्टर से कहा था कि वो उसका यूज इस तरह से करेगा कि उस चीज को अचीव कर सके जिसके पीछे उसके मास्टर और क्राका दोनों आए थे लंबे समय से। लेकिन उस टाइम पे जिनसु हां ने क्राका के गाल पे हाथ रखते हुए समझाया था कि ये जो आर्मर उसने उसे गिफ्ट में दिया है ये रिवेंज के लिए नहीं बल्कि सर्वाइव करने के लिए है। और इतना ही नहीं, जिनसु हां ने यहाँ पे क्राका को ये भी एडवाइस दी थी कि कैसे क्राका काफी कम एज में स्लेयर बन गया और इसीलिए वो आने वाले टाइम में काफी सारे एनिमीज भी बनाने वाला है और ये आर्मर उसे जिंदा रहने में हेल्प करने वाला है। क्योंकि जिनसु हां का मानना था कि किसी भी तरह से क्राका को अपनी जिंदगी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी आइडिया के लिए या रिवेंज के लिए उसे कुछ भी करके जिंदा रहना चाहिए। और जिनसु हां बस यही चीज चाहता था अपने स्टूडेंट से कि आखिर वो जिंदगी में बढ़ता रहे। वही प्रेजेंट में हम क्राका को देखते हैं जो कि यही बातें सोचकर कह रहा था कि लगता है मास्टर वो चीजें अचीव नहीं कर पाऊंगा जो चीज आप मुझसे चाहते थे। और यहाँ पर क्राका अपनी आर्मर इन्वेंट्री का यूज करता है जिसका नाम था आर्मर स्टॉर्म, जिसको रोकने के लिए हम देखते हैं ऐसे बेवरी के साथ अपनी मार्शल आर्ट का यूज करते हुए कालावान को। वही क्राका का सोचना था कि कैसे दिन अपने रियल गोल को अचीव करने के लिए अपनी जिंदगी को दाव पे लगाएगा, लेकिन आज समय किसी और चीज का है क्योंकि आज क्राका अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहा है ताकि अपने मास्टर को बचा सके। वही फाइनली क्राका क्लोज रेंज से कालावान को एक खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक से यानी कि एयरवेव 0 व्हाइट क्रू का यूज करके अटैक करता है और साथ ही इसके फॉलोअप में डबल व्हाइट क्रू स्ट्राइक भी मारता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि डायरेक्टली हिट किया था कालावान को। लेकिन सरप्राइजिंगली कालावान इस अटैक को बहुत आराम से झेल जाता है और क्राका को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन तुम अभी भी अपने मास्टर जितने स्ट्रांग नहीं हो। जो चीज यहाँ पे क्राका को भी काफी शॉक करती है कि कैसे कालावान को थोड़ा दर्द तक फील नहीं हुआ इस पावरफुल अटैक को लेने के बाद। वहीं पे कालावान कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कितनी पैथेटिक स्किल के साथ तुम किंग को हराने की सोचते भी हो। और यह कालावान जिसने क्राका का हाथ पकड़ लिया था उसे समझाता है और साथ ही बताता है कि कैसे उसके मास्टर ने एक टाइम पे कालावान को भी स्लेयर पोजीशन ऑफर की थी, लेकिन कालावान ने उसे रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि वो टाइटल से फेक गॉड को ही क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर कालावान की माने तो स्लेयर वो गॉड्स है जो कि इविल के ऊपर पलते हैं, उस हेट्रेड के ऊपर जो कि किंग को लेकर बनती है और स्लेयर की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ किंग के वजह से ही है। और इसीलिए जो मिस्टर हा जिनसुंग है यानी कि क्राका और बैम के मास्टर वो अपने इस हेट्रेड को एज ए एक्सक्यूज यूज करके लगातार फेक गॉड को क्रिएट कर रहा है यानी कि स्लेयर्स को। वही साथ ही में कालावान ये भी कहता है कि कैसे मुझे बहुत बार लोगों ने कहा है कि तुम्हें मारा नहीं जा सकता, तुम हमेशा वापस से जीवित हो जाते हो और इसीलिए मैं आज तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारे टुकड़े करके तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा और इस टाउन में सभी को दिखाऊंगा कि रियलिटी में तुम लोग कितने पैथेटिक और वीक हो और स्लेयर्स कुछ भी नहीं है हमारे सामने। वहीं पे हम क्राका को वापस से कालावान के ऊपर अटैक करते देखते दूसरे हाथ से अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए। वहीं पे बैम को क्राका कहता है कि तुम अपने प्लान को पूरा करना होगा, लेकिन बैम काफी ज्यादा परेशान और टेंशन में था क्राका को लेकर क्योंकि उसे समझाता है काफी रिस्की हो सकता है। जिस बात को सुनकर क्राका यहाँ पे बैम को एडवाइस देता है कि अगर ऐसे तो यहाँ से भाग जाओ, ये बंदा हमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना हमने सोचा था। और ऐसा कहने के पीछे क्राका का ये मतलब था कि बैम अगर यहाँ पे मार जाता है तो ये पूरा प्लान खत्म हो जाएगा क्योंकि बैम को किसी तरह से यहाँ से बच के बाद में इस प्लान को तोड़ने के लिए आना होगा। जो ऑब्वियसली बैम इस चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन क्राका का मानना था कि किसी भी तरह से मास्टर को बचाने के लिए वियोल का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी क्राका से। वही बैम अब चा की तरफ भी देखता है जो कि डोआन से फाइट करने में बिजी था और यहाँ पे बैम को पता लग गया था कि कैसे वो चाह कर भी आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता और अगर वो यहाँ से वापस चला जाता है और यामा को भी स्पेस नहीं देता आगे बढ़ने का और क्राका अगर यहाँ से मारा गया तो बाद में अगर बैम अपने मास्टर को बचा भी लेता है तो क्राका की डेथ की न्यूज सुन के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे
और इसलिए हम बैम को भी अटैक करते देखते कालावान के ऊपर, जहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें कराका पीछे नहीं छोड़ने वाला। जहाँ कालावान और कराका दोनों ही सेम तरीके से सरप्राइज होते हैं बैम के डिसीजन को देखकर। वहीं पे बैम कहता है कि मैं तुम्हें अभी पसंद नहीं करता कराका, तुमने मेरे दोस्तों को मुझे काफी ज्यादा परेशान किया था पहले, लेकिन जिस मोमेंट तुमने एग्री किया मेरे साथ हमारे मास्टर को बचाने के लिए, उसी समय मुझे समझ में आ गया था कि हम दोनों सेम मास्टर के डिसाइपल हैं और इसीलिए चाहे कुछ हो जाए हम दोनों को साथ अपने मास्टर को बचाने जाना होगा। और यहाँ पे हम बैम को देखते हैं उसके 25th बैम स्टाइल एयरवेव को यूज करते हुए, यानी कि एयरवेव 0 को। जहाँ कालावान बैम के ऊपर रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन कराका भी अब यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देता है और कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, और वो बैम को अपने अटैक को कैरी ऑन करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो भी अपने अटैक को चेंज कर देता है। वही बैम अपने शिनशू ब्लैक होल स्फीयर का भी यूज करता है क्लोज रेंज से, लेकिन यहाँ पे बैम का जो शिनशू ब्लैक होल स्फीयर था उसको काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पे कालावान रिएक्ट करता है फाइनली, जहाँ पे बैम भी काफी सरप्राइज होता है कि इससे पहले उसने जितने भी अटैक किए थे कालावान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और बैम यहाँ पे एक और चीज की कंक्लूजन पे पहुंचता है, वो और इवांकोल दोनों का मानना था कि कालावान सिर्फ उन्हीं अटैक को लेकर रिएक्ट करता है जिससे उसे खतरा होता है, और इसीलिए जब बैम ने सबसे पहले अटैक किया था कालावान के ऊपर तो उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि वो अटैक उसे हर्ट नहीं करने वाला। वही ब्लैक होल स्फीयर के केस में यहाँ पे कालावान रिएक्ट कर जाता है क्योंकि उससे उसे खतरा था, और यहाँ पे अब बैम सोचने लगता है कि कैसे अपने शिनशू ब्लैक होल स्फीयर का यूज कर सकता है कालावान के ऊपर, क्योंकि अटैक काफी एनर्जी और शिनशू की रिक्वायरमेंट रखता है, तो इसे बैम बहुत ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ कराका भी बिना बैम के कुछ बोले इस पूरी सिनेरियो को समझ जाता है। वही कराका भी अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग जाता है कि भला कैसे कालावान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इसकी डिफेंस ऑफ द चार्ट है, यानी कि अलग ही लेवल के हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मास्टर ने कालावान को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाया था। जब कराका जब भी कालावान को देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कि कराका कोई बहुत ही बड़ा जायंट इनविंसिबल किला हो, और यह काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन बन गई थी जैसे कि माने कि एक मास्टर ने अपने 2 डिसाइपल को एक होमवर्क दिया है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इसका सॉल्यूशन ढूंढना उनके लिए इतना क्रूशियल है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ना ही वो अपने मास्टर से कहीं मिल पाएंगे, ना इस वॉर को जीत पाएंगे। वही दूसरा बैम अब कालावान को देख के सोच रहा था कि कैसे वो पूरी टाइम अपने माइंडसेट को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा था। जब तक कालावान उसके सामने है तब तक उसे और किसी चीज के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई वॉल है और उसे अपने प्लान को पूरा करना है। और यहाँ पे हमें कुछ पास्ट के फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं, यानी कि जो वो इस बैटल की स्ट्रेटजी बना रहे थे कि कैसे अगर बैम कालावान के सामने आ जाता है बैटल में तो उस केस में सिर्फ 3 ही सिनेरियो हो सकते हैं। जहाँ सबसे पहला सिनेरियो था कि बैम वहाँ से भाग जाना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वही इवांकोल ने सेकंड ऑप्शन बताया था कि अगर वो भाग नहीं सकता उस सिनेरियो में तो उस केस में जितना ज्यादा टाइम वो वहाँ पे सरवाइव कर सकता है उसे करते रहना होगा, ताकि रीइंफोर्समेंट आ जाए और पीछे से उसे मदद मिल सके। क्योंकि इवांकोल जितना भी कालावान ने कैरेक्टर समझ पाई थी उसके अकॉर्डिंग कालावान किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करता, और अगर कोई भी कालावान के ऊपर फर्स्ट पंच थ्रो ना करे तो उस केस में थोड़ा ज्यादा टाइम भी सरवाइव कर सकते हैं उस बैटल में। और इसके साथ ही आते हैं आप थर्ड ऑप्शन पे, जो कि सबसे बेकार ऑप्शन है, और इस केस में जहाँ पे दोनों ऑप्शन चूज नहीं किए जा सकते, यहाँ पर एब्सोल्युटली फाइट करना ही पड़ेगा कालावान से। और इस केस में यहाँ पे इवांकोल चाहती थी कि बैम ऐसे फाइट करे कालावान से जैसे कि कल का दिन नहीं होने वाला उसके जीवन में। और ऑब्वियसली यहाँ पे बैम के पास फैंग भी है जिसका यूज करके वो कालावान को हर्ट कर सकता है। और वही प्रेजेंट बैटल में हम देखते हैं बैम को ऑर्ब का यूज करते हुए, जहाँ कालावान भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जो देखता है कि इस टाइम पर बैम 3 ऑर्ब एक साथ यूज कर सकता है। और यहाँ पर हम बैम का एक काफी बैड ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं, जहाँ उसके सर पे 2 अलग अलग थ्रोन्स यानी छोटे से सींग आ जाते हैं और उसका थ्रोन भी एक्टिवेट हो जाता है। और बैम की इसी खतरनाक डिसीजन के साथ जहाँ पे कालावान से वो ऐसे फाइट करने वाला है जैसा कि कल का सूरज नहीं हो गया उसके लिए। और इसके साथ ही दूसरी तरफ यामा और डूम और बाकी लोग भी बैटल कर रहे हैं ब्रांच लीडर के साथ, जबकि उनको पता है कि उनका जाने दुश्मन यानी कि लॉर्ड याशरा यहीं पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से चीज अब कैसे अनफोल्ड होगी, बैटल में आगे क्या होगा, कौन बढ़ने वाला है और कौन अपने गोल को अचीव करने वाला है, ये सब चीजें जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्द से जल्द। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।